गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका हर घर पाठशाला में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए जल संसाधन, जो चैप्टर हम कर रहे थे उसका दूसरा भाग। आशा करते हैं कि आपको पहला भाग समझ आया होगा। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जल एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए आज हम भी इस प्राकृतिक वातावरण में आए हैं आपके लिए इस चैप्टर के दूसरे भाग को लेकर। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुख्यतः बेस्ड है मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, यानी कि डैम्स के ऊपर। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डैम्स किसे कहते हैं, डैम्स की क्या मेरिट्स हैं, डैम्स की क्या डीमेरिट्स है, और भारत के कुछ प्रमुख डैम्स के बारे में, तथा यह भी पढ़ेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में डैम्स के बारे में क्या कहा था। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है स्लाइड्स पर, डैम्स जो है उसे हम एक ऐसी चीज़ कहते हैं जो कि पानी को रोक कर बहुत सारे पर्पस जिससे हमें पूरे हो जाते हैं। पानी को रोकना मतलब एक नदी है जो पहाड़ों से बह रही है, हमने उसके पानी को रोक दिया, रोक कर सबसे पहले उससे हमने ऊर्जा उत्पन्न की, बिजली बनाई। उसके साथ साथ यह बिजली बनाने के साथ साथ बहुत सारे अन्य जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है उसे हम मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं। पहले हम इसे सिर्फ डैम कहते थे, लेकिन अब डैम का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए क्योंकि यह हमारे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है, इसलिए इसे हम अब मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था, यानी कि आधुनिक भारत के मंदिर। वो क्यों कहा था, जैसे स्लाइड में भी लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि डैम्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी तो उत्पन्न कर रही हैं, गांवों में इलेक्ट्रिसिटी तो दे रही हैं, इसके साथ साथ कृषि का और औद्योगिकरण का और जो है अर्बन सेंटर्स का, सिटीज़ का भी डेवलपमेंट जो है साइड बाय साइड होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण विकास के साथ शहरी विकास और औद्योगिक विकास भी समानांतर रूप से चलता है, इसीलिए उन्होंने टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया डैम्स को कहा था। तो बच्चों डैम्स किस तरह से पानी को कंजर्व करने का और मैनेज करने का काम करते हैं, तो ट्रेडिशनली जो है डैम्स को बिल्ड किया गया था पानी को, वर्षा के वाटर को और रिवर वाटर को चेक करके, ताकि आने वाले समय में जब सूखा पड़े तब हम उस पानी को इरिगेशन के लिए और एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकें। यह ट्रेडिशनली जो है इसका महत्व था। बच्चों प्राचीन काल में तो डैम्स का महत्व सिर्फ पानी को रोककर उसके द्वारा बिजली उत्पन्न करना था और इससे गांवों का विकास होता था, लेकिन मॉडर्न टाइम में, आज के समय में इसके बहुत सारे यूजेस बढ़ गए हैं, इसीलिए डैम्स को नाम बदलकर मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट हम कहते हैं। आपके सामने सबसे पहला है जैसे कि इरिगेशन है। डैम्स का सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि हम जो जहाँ बिजली उत्पन्न कर दी उसके बाद जो पानी बच जाता है उसको हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह की भाखड़ा नंगल डैम है, इसके बाद जो पानी जो बच जाता है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के बाद, इसे पंजाब, हरियाणा, इवन राजस्थान तक कैनाल के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो इससे इरिगेशन को मदद मिलती है। सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम है ही डैम का कि ये क्यों बनाए जाते हैं, बिजली को उत्पन्न करने के लिए बनाए जाते हैं। थर्ड वन इज़ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। तो बच्चों जो हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर कि घरों में और इंडस्ट्री में इसी डैम के पानी को जो है वो यूज़ किया जाता है, इसलिए भी डैम का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लड कंट्रोल। बहुत सारे डैम फ्लड को रोकने के लिए, बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको बता दें कि अगर कोसी नदी पर बांध बना दिया जाता है तो जो हर साल बिहार में होने वाली बाढ़ है उसे हम बच सकते हैं। तो फ्लड कंट्रोल का काम करते हैं यह
डैम। नेक्स्ट इज़ रिक्रिएशन। बहुत सारे ऐसे डैम हैं हमारे, जैसे हीराकुंड डैम, टेहरी डैम, भाखड़ा नंगल डैम। दूर दूर से लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं, तो इससे यहाँ पर मनोरंजन की क्रियाएं बढ़ती हैं, टूरिस्ट बढ़ता है। नेक्स्ट है इनलैंड नेविगेशन। नेविगेशन मतलब जहाँ पर कि पानी को रोका जाता है, जो आर्टिफिशियल लेक बनती है उसके पीछे, यहाँ पर इनलैंड नेविगेशन भी होता है। यहाँ पर लोग नौकायान भी करते हैं इसमें, इसलिए डैम का महत्व और बढ़ जाता है। और लास्ट इज़ फिश ब्रीडिंग। जो लेक्स बनती है, मैन मेड लेक जिसमें पानी को रोका जाता है, यहाँ पर छोटी छोटी सेडलिंग्स को जो फ़िश की होती हैं उन्हें छोड़ा जाता है, और जब वो बड़ी हो जाती हैं तो यहाँ पे इन्हें निकाल लिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो मछली का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर इन डैम्स में किया जाता है। अब आइए बच्चों कुछ डैम्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है टेहरी डैम। यह स्थित है उत्तराखंड में, जिसकी हाइट है लगभग 261 मीटर। यह इंडिया का टॉलेस्ट डैम कहा गया है इसे। तो यह जो उत्तराखंड में स्थित है, इसकी अपनी विशेषता है। दूसरे नंबर पे जो है वो बच्चों भाखड़ा डैम है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाउंड्री इसकी पंजाब के साथ भी लगती है, इसे हम बिगेस्ट डैम भी कहते हैं। इसकी हाइट 226 मीटर है। और तीसरा जो सबसे प्रमुख बांध है वह है लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, हीराकुंड, जो कि महानदी के ऊपर स्थित है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह बहुत लंबा बांध है और इसकी भी अपनी विशेषता है। तो बच्चों अभी तक हमने तो इसके यूजेस के बारे में पढ़ा, इसकी मेरिट्स के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं इसकी डीमेरिट्स के बारे में। क्यों डैम्स हमेशा कंट्रोवर्सी का कारण रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि जो रिवर का नेचुरल फ्लो होता है उसमें ऑब्स्टेकल आ जाती है। नेचुरल फ्लो हो रहा है रिवर का, हमने उसको रोक दिया, तो उसमें जो है जो सेडिमेंट्स आने होते हैं, जो उपजाऊ मृदा आनी होती है मैदानी इलाकों में, वह रुक जाती है। दूसरा है कंट्रोल्स द माइग्रेशन ऑफ एक्वेटिक फाना। जो वहाँ के जंगली जीव हैं उनको जो है वहाँ पे डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता कि वहाँ डैम बन गया है, वो तो अपने अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। बहुत सारा नुकसान जो है जंगली जीवों को होता है। इसके साथ साथ मेक सबमर्ज ऑफ द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फना। वहाँ की जो वेजिटेशन है उसमें इनबैलेंस हो जाता है, मतलब कि वहाँ का जो वातावरण संतुलन है वो बिगड़ जाता है। जो बच्चों सबसे दुखद बात डैम्स बनने की होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। जिन लोगों का डैम के नज़दीक घर होता है उन्हें वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है और किसी दूसरी जगह स्थापित किया जाता है, नई जगह ज़मीनें दी जाती है। जिस तरह हम देख रहे हैं हमारे पास बिलासपुर ऊना डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे लोगों को यहाँ से विस्थापित करके हरियाणा में जगह दी जाती है। तो कौन व्यक्ति अपनी जगह छोड़ेगा, यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक है डैम्स बनने का। और डिस्ट्रॉय हैबिटेट ऑफ मिलियंस ऑफ फ्लोरा एंड फना, जैसे पहले आपको बता दिया, इससे बहुत ज़्यादा जंगली जीव जंतु और पेड़ पौधों को नुकसान होता है। इसके साथ साथ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू कंटिन्यूस इरिगेशन। इसका जो पानी है इसे लगातार इस्तेमाल करते रहने से जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। जैसा कि पंजाब में अब हम चावल की फसल लगाते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर को यूज़ करने से एक तो ग्राउंड लेवल नीचे चला गया और ऊपर से जो है सॉइल है उसमें सॉलिनिटी की भी मात्रा यानी कि अनफर्टाइल होने लगती है धीरे धीरे। इन डिमेरिट्स के अलावा भारत के अंदर ही बहुत सी इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स ओरिजिनेट हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कावेरी रिवर के ऊपर कर्नाटका और तमिलनाडु में डिस्प्यूट्स है। और अगर 1870 की बात करें तो मैसूर और मद्रास प्रेसिडेंसी में डिस्प्यूट था वाटर को लेकर। कृष्णा रिवर को लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में डिस्प्यूट है जो अभी भी चल रहा है। हमारे भारत में तो डिस्प्यूट है ही, बल्कि भारत का अन्य देशों के साथ भी डिस्प्यूट है रिवर वाटर्स को लेकर। जैसे कि आप इस स्लाइड्स में देख रहे हैं,
सबसे पहले देखिए इंडस रिवर को, जो कि निकलती है मानसरोवर से और इंडिया में एंटर करती है और फिर पाकिस्तान में फ्लो करती है। तो इंडिया और पाकिस्तान में इसके पानी को लेकर विवाद है। कोसी रिवर के ऊपर विवाद है इंडिया और नेपाल के बीच में, क्योंकि हर साल बाढ़ झेलनी पड़ती है बिहार को कोसी रिवर के कारण। ब्रह्मपुत्र का विवाद है भारत का चाइना के साथ, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में भी हर साल बाढ़ आती है, जिसके कारण कि मनुष्य को तो अपनी जानें गंवानी पड़ती है। इसके साथ साथ फ्लोरा एंड फना, जो जंगली जीव और वनस्पति है, बहुत ज़्यादा नुकसान आसाम को इसके कारण झेलना पड़ता है। तो बच्चों, अगर यही सिचुएशन रही तो वो दिन दूर नहीं जब पानी को लेकर भी देश के अंदर और देश के बाहर लड़ाइयाँ आरंभ होंगी। तो बच्चों, अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि यह पूरे विश्व का भविष्य आपके हाथों में है। पानी को जितना बचा सकते हैं आप उतना बचाइए। सेव वाटर, सेव लाइफ। थैंक यू।